हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, कल जो है हम गोरखों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो गोरखों के विषय में हमने शासन प्रणाली उनकी देख ली थी, कर व्यवस्था भी हमने देख ली थी। अब हम उनके अंग्रेज़ों के साथ युद्ध कैसे हुआ, क्या कारण थे युद्ध होने के, ठीक है, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था कि अंग्रेज़ों के साथ जो गोरखों का युद्ध हुआ था, उसका जो मेन कारण था वो ये था कि जो गोरखपुर था ना, वो गोरखपुर का जो बुटवल प्रांत था, वहाँ पे अंग्रेज़ों का था कब्जा। लेकिन वहाँ पे उसको जो है गोरखों ने अपने अंडर कर लिया और 200 गांव छीन लिए। वहाँ के अंग्रेज़ों के 200 गांव जो है गोरखों ने छीन लिए उनसे। ठीक है, तो यही एक मुख्य कारण था कि अंग्रेज़ों ने उन पर आक्रमण किया। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के साथ गोरखों का टकराव तब प्रारंभ हुआ जब नेपाल में वहाँ जो नेपाल का योग्यतम प्रधानमंत्री भीमसेन थापा था वो वहाँ का नेपाल का प्रधानमंत्री था। तो भीमसेन थापा के नेतृत्व में नेपाल में जो है विस्तारवादी नीति अपनाई जा रही थी, मतलब कि विस्तार किया जा रहा था उसके शासन का। ठीक है, भीमसेन थापा जब नेपाल का प्रधानमंत्री था तो उस समय जो नेपाल वाले थे वो क्या कर रहे थे, अपने राज्य की सीमा बढ़ा रहे थे। कैसे बढ़ा रहे थे? दूसरे राज्यों में आक्रमण कर रहे थे, युद्ध करके, लोगों को पराजित करके उनका क्षेत्र अपने अंडर कर रहे थे। तो विस्तारवादी नीति कहते हैं इसको, मतलब कि अपने राज्य सीमा को बढ़ाना। तो इस नीति का ये लोग अनुसरण करते हुए जो है तराई के पूर्व में जो गोरखपुर वाला एरिया है, वहाँ के 200 गांव पर इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, गोरखों ने। इसी के साथ मतलब इसी बात को लेकर जो है 1814 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध छिड़ गया। वैसे जो गोरखे हैं उन्होंने 1787 से ही जो है अंग्रेजी सीमा पर आतंक मचाना जो है शुरू कर दिया था। मतलब कि 1787 ईस्वी से ही ये लोग अंग्रेज़ों के क्षेत्र में घुस रहे थे, उनको अपने कब्ज़े में ले रहे थे। लेकिन जो अंग्रेज़ हैं थोड़े टाइम में चुपचाप जो है देखते रहे, गोरखों को शांत सुनते रहे और उनको जो है उनका आतंक भी सहते रहे। क्योंकि अंग्रेज़ इसलिए ना, क्योंकि गोरखे अपनी खुखरी के ही दम पे बहुत बलशाली और शक्तिशाली थे। मतलब जहाँ पे गोरखे युद्ध करने पे आते थे तो वो किसी को नहीं बख्शते थे। तो इसलिए जो है अंग्रेज भी थोड़ा चुप रहते थे डर के मारे। लेकिन एटकिंसन महोदय ने प्रिंसिप कर्नल गार्डनर, ओवर और ट्रेल महोदय के जो सरकारी पत्राचार आपस में हुए थे और जो उनके आंखों देखे जो उनके सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उसके आधार पर जो है एटकिंसन ने कहा है कि जो नेपाल और ब्रिटिश के मध्य युद्ध कारणों व परिणामों का जो उल्लेख है इन्होंने एटकिंसन जी ने किया है। तो केवल अंग्रेजी शासन से ही नहीं बल्कि पश्चिम में जो कांगड़ा की घाटी है हिमाचल प्रदेश की तरफ, वहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह के साथ भी गोरखों का युद्ध हुआ था। वहाँ तक गोरखे, हिमाचल प्रदेश तक गोरखे जा चुके थे। ठीक है, विस्तार करने अपने साम्राज्य का। उन्होंने अंग्रेज़ों की जो विस्तारवादी नीति है उससे, मतलब जो गोरखे हैं ना, जैसे अंग्रेज भी तो नीचे से इधर को बढ़ते हुए आ रहे थे, उत्तराखंड तक पहुंच गए थे ना अंग्रेजों ने भी तो फैला दिया था, बंगाल से होते हुए ये कहाँ पूरा भारत पे कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। तो इसी विस्तारवादी जो इनकी नीति थी, तो अंग्रेज उत्तराखंड की तरफ भी ऊपर को आ रहे थे, तो उसी को रोकना चाहते थे गोरखे लोग कि अंग्रेज जो हैं कुमाऊँ और गढ़वाल पर और हिमाचल को जो है गोरखे अंग्रेजों से बचाना चाहते थे और अपना साम्राज्य ही स्थापित रहने देना चाहते थे। तो बेसिकली अंग्रेज़ों के साथ जो 1814-15 में युद्ध हुआ गोरखों का, उसका कारण गोरखपुर स्थित जो बुटवल प्रांत है ना वो था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि अंग्रेज गोरखों के युद्ध का कारण क्या था? बुटवल प्रांत। ठीक है, बुटवल का परगना प्रारंभ में पालिया के राजा के पास था। तो पालिया के राजा से जो है गोरखों ने मतलब पालिया के राजा को गोरखों ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया और उस राजा को जो है बंदी बना लिया था। 1804 ईस्वी में गोरखों ने पालिया के राज्य को जो है अपने अधीन करके बुटवल पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया, जबकि उस समय बुटवल जो था वो अंग्रेजों के अंडर था। ठीक है, तो 1812 ईस्वी तक अंग्रेज गोरखों की जो लूटपाट है, अतिक्रमण है, ये सब चीज़ें वो देखते रहे। लेकिन 1814 में जो गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स था, उस समय पे जो गवर्नर था ना 1814 के समय पे, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था।
तो उसने क्या करा, उसने गोरखों द्वारा हथियाए गए क्षेत्रों पर अधिकार करने का आदेश जो है अपनी सेना को दे दिया। किसने? जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। देखिए जो जो मैं टिक लगाऊंगी उनको आप नोट कर लीजिएगा कि 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है अपनी सेना को गोरखों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए आदेश दे दिया था। तो इस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके प्रभाव क्षेत्र में ये था, इस पर गोरखों की भी नज़र लगी हुई थी। किस पर? अवध पर। ठीक है, तो अवध जो था ना 1814 के समय पे अवध वाला जो एरिया था ये उस समय ब्रिटिश के अंतर्गत था। तो उस समय गोरखों की जो है उस अवध पर भी नज़र लगी हुई थी। अंग्रेज़ों ने मेजर ब्रैडशॉ, अंग्रेजी जो है सेना सैनिक था ये मेजर ब्रैडशॉ, तो इसको जो है नेपालियों के साथ विवादित इलाकों के बारे में समझौता करने के लिए नियुक्त किया गया था ब्रैडशॉ को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि नेपालियों के साथ विवादित इलाकों के बारे में समझौता करने के लिए किस अंग्रेज को नियुक्त किया गया था? तो मेजर ब्रैडशॉ को। ठीक है, तो बात यह है कि जो नेपालियों ने, गोरखों ने जिन जिन क्षेत्रों पे अपना अधिकार जमा रखा था उन क्षेत्रों के बारे में समझौता करने के लिए, लेकिन जो नेपाली लोग थे इन्हें अपनी शक्ति पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि हम तो अंग्रेज़ों से जीत ही जाएंगे करके, क्योंकि 75 मतलब हो ही गया था काफ़ी टाइम इन लोगों को यहाँ शासन फैलाते हुए, तो 25 साल लगभग गोरखे ना, तो इसलिए जो है गोरखों को बहुत ज़्यादा विश्वास था अपने ऊपर कि हम लोग जीत लेंगे, इसीलिए वो लोग समझौता करने से साफ इनकार कर देते थे और युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहते थे गोरखे लोग। लेकिन जो नेपाली, ठीक है, तो ये नेपाली अफसरों ने क्या करा, समझौता करने से मना कर दिया। फलतः कंपनी सरकार ने नेपाल दरबार को ये चेतावनी दी कि सारण के जो 22 गाँव हैं उस पर पूर्णतः अधिकार कर ले। ठीक है, तो अब जब जो गोरखे थे, नेपाली ऑफिसर थे, उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के ये समझौता वाला प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम समझौता नहीं करेंगे, हम युद्ध करेंगे और युद्ध में जिसके अंदर जो क्षेत्र आएगा वो उसको जीतेगा। ऐसा गोरखों ने इसलिए कहा क्योंकि उनको अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था। लेकिन जो अंग्रेजी सेना थी वो भले ही शक्ति में कम होगी, लेकिन उनके पास जो हथियार होते हैं वो काफ़ी मतलब आगे की जनरेशन के होते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब नेपाली अफसरों ने मना कर दिया समझौते के लिए, तो जो कंपनी सरकार थी उसने नेपाल दरबार को ये चेतावनी दी कि जो सारण के 22 गांव हैं उस पर पूर्णतः अधिकार करने के बाद जो हम लोग क्या करेंगे, बुटवल पे भी अधिकार करेंगे। ठीक है, हम बुटवल पे भी कंपनी का राज्य स्थापित करके दिखाएंगे तुम्हें, ऐसा कहा अंग्रेज़ों ने नेपाल सरकार से। तो भीमसेन थापा जो कि उस समय सेनापति अमर सिंह थापा का जीजा था, तो उसने क्या करा, मतलब भीमसेन थापा प्रधानमंत्री था और अमर सिंह थापा जो है सेनापति था, तो ये दोनों के बीच जीजा सा लेकर रिश्ता था। ठीक है, तो अंग्रेज़ों की इस धमकी की खिल्ली उड़ा दी उनने कि ये बड़े आए, ये करेंगे, ये अंग्रेज़ लोग करेंगे हमारे उसमें अधिकार, 22 गांव और बुटवल प्रांत को ये लोग ले ही नहीं सकते अपने कब्जे में, इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है, हमसे मुकाबला करेंगे। इस टाइप से जो है नेपाली सेना ने अंग्रेज़ों का मजाक उड़ाया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अंग्रेजी सेना ने तो भाई ये फाइनल धमकी दी थी, तो अंग्रेजी सेना 1814 अप्रैल में जो है बुटवल को कंपनी राज्य में अंग्रेज़ों ने मिला लिया। ठीक है, कब? क्योंकि बुटवल प्रांत में थोड़े कम ही नेपाल गोरखा सैनिक थे, तो इसीलिए जो है मतलब अंग्रेजी सेना के सामने कम थे। तो अब क्या हुआ, 1814 में अंग्रेजी फौज ने जो है बुटवल को कंपनी के राज्य में मिला दिया। बहादुर कौम लड़ती है, पत्र व्यवहारों जो हैं ये कार्यों के लक्षण हैं, मतलब ऐसा जो है गोरखों का कहना होगा। शेर अब पिंजरे से बाहर निकल चुका था, ज्यों ही अंग्रेजों द्वारा बुटवल के परगने पर अपने सिविल अफसर तैनात किए गए जाने की बात जो है ये अमर सिंह थापा जो कि उस टाइम पे सेनापति था उसको पता चला, तो उसने 29 मई 1814 को मनराज फौज के साथ जो है 29 मई 1814 को मनराज फौज के साथ ये जो है कहाँ चला गया, गोरखा वीरों की एक टुकड़ी लेकर ये बुटवल प्रांत में अंग्रेजों के खिलाफ हमला करने के लिए चला गया। तो और वहाँ पे इसने क्या करा, 18 पुलिस अफसरों को जो है मौत के घाट उतार दिया अमर सिंह थापा ने अपनी सेना के साथ, और 6 लोगों को जो है घायल कर दिया। ठीक है,
कालांतर में नेपालियों ने अनेक लोगों को या तो मार डाला या फिर उन्हें घायल किया। पूरे जो विवादित क्षेत्र है उसमें गोरखों का अधिकार फिर से हो गया। जो बुटवल प्रांत के आसपास का जितना भी विवादित क्षेत्र उस सब में अगेन जो है गोरखों का अधिकार हो गया। अब बंगाल के प्रशासन के ने गोरखों से इस बात की अपील की कि वे तुरंत इलाकों को त्याग दें। ठीक है, अब जो बंगाल का प्रशासन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो वहाँ पे मौजूद था, उसने गोरखों से क्या कहा कि आप जो है ये जितने भी विवादित इलाके हैं इन सबको त्याग दो, इनको छोड़ दो। लेकिन गोरखों ने कोरे जवाब में इनकार कर दिया कि हम नहीं छोड़ेंगे, हमने ये चीज़ें जीती हैं। लॉर्ड मायरा इस वक्त जो है गवर्नर जनरल था। अब इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मायरा था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड मायरा जो है इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ। बंगाल का ही शासन चलता था ना पूरे उसमें। तो फिर उसने जो है शब्दों की जगह, जो लॉर्ड मायरा था उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था, उसने क्या करा, उसने कहा कि अब हम शब्द यूज़ नहीं करेंगे, हम कोई बात नहीं करेंगे, अब हम जो है शस्त्र धारण करने का समय आ गया है। उसने ऐसा निश्चय किया। गोरखपुर से एक बड़ी फौज जो है अब बुटवल प्रांत पर हमला करने के लिए भेजी गई अंग्रेजों द्वारा। तो इस फौज ने बुटवल प्रांत को जो है कंपनी के राज्य में फाइनली मिला दिया। अपनी इस विजय से अंग्रेज जो है निश्चित होकर नाच रंग में लग गए। इस अस्थाई शांति का लाभ जो है किसने उठाया? गोरखों ने। और वो लोग जो है फिर से बुटवल पर हमला कर 24 अंग्रेजों अफसरों को उन्होंने मार दिया गोरखों ने। फलतः लॉर्ड मायरा ने जो है 1814 नवंबर में नेपाल के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी। तो नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 1814 में किसने की थी? लॉर्ड मायरा ने। ठीक है, 1814 में जो है नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किसने की थी? अंग्रेजी अफसर लॉर्ड मायरा ने। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतना सब आपको समझ में आ गया। एक मिनट है, मैं ज़रा थोड़ा पानी पी लूँ। हाँ, तो अब क्या हुआ? अब जो है लॉर्ड मायरा जी ताऊ में आ गए और उन्होंने 1814 को नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी कि अब तो जो भी हो हम युद्ध ही करेंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों ने 22,000 लड़ाकू सैनिकों की फौज तैयार करी और 4 भागों में डिवाइड कर दी। ठीक है, तो अब अंग्रेजों ने कुछ नीति बनाई। देखो, युद्ध करेंगे तो उससे पहले एक नीति बनानी पड़ेगी ना, खाली ऐसे जाके अपने सैनिकों को झोंकना तो है नहीं, क्योंकि एक युद्ध जब होता है तो उसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं, उनके परिवारों को भी देखना होता है, क्योंकि युद्ध में ऐसा तो है नहीं कि सबके सब सुरक्षित बच के आएंगे, कई लोग मारे भी जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है लालन पालन की, कि युद्ध जितने भी लंबे समय तक चलेगा आपको खाने की वहाँ पे ज़रूरत होगी, तो जितना भी अन्न होता है उस सब की ज़रूरत होती है, रुपए की ज़रूरत होती है, अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ऐसे ही जाके युद्ध नहीं किया जाता है। एक जीतने के उद्देश्य से एक युद्ध में जाया जाता है और जीतने के उद्देश्य से एक नीति बनाई जाती है। ठीक है, तो उस नीति में इन्होंने क्या करा, जो इन्होंने सोचा कि हम चारों तरफ से जो है पूरे नेपाल को घेरेंगे एंड देन, मतलब जहाँ जहाँ नेपाली अफसर हैं वहाँ जहाँ नेपालियों का कब्जा है विवादित क्षेत्र में, तो वहाँ हम चारों तरफ से नेपाली को घेर लेंगे और उसके बाद जो है युद्ध करेंगे। तो इन्होंने जो है अपनी सेना को 4 भागों में डिवाइड कर लिया। तो टोटल कितने सैनिक थे? 22,000 लड़ाकू सैनिक थे। ठीक है, तो 22,000 सैनिकों की फौज तैयार की और 4 भागों में इन्होंने डिवाइड कर ली। अब 4 भागों में डिवाइड करके 2700 सैनिक की एक टुकड़ी कोसी नदी के पूर्वी प्रांत में, ठीक है, कोसी नदी है उसके पूर्वी प्रांत में जो है 2700 सैनिक, सोचो कितने ज़्यादा है ना, तो 2700 सैनिकों की टुकड़ी जो है कोसी नदी के पूर्वी प्रांत में जो है उस देश, मतलब इस वाले साइड की सुरक्षा में लगा दी कि वहाँ से अगर कोई नेपाली या गोरखा इधर को घुसते हैं तो उनको वहीं रोका जाए, पूरब की साइड। इस तरह से नेपाल में एक साथ चारों कोनों से युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से पूरी सेना को जो है सेना के मतलब 4 जांबाज के अधीन बांटा गया। हालांकि इनमें कुछ लोग तो अच्छा नहीं कर पाए,
तो जो 4 जाबाज जनरल थे उनके अधीन जो है बांट दिया गया। जैसे कि फर्स्ट वाले कौन थे, पहले नंबर पे आते हैं हमारे मेजर जनरल मार्ले, सेकंड नंबर पे मेजर जनरल J.S. वुड, थर्ड नंबर पे है मेजर जनरल जिलेस्पी एंड फोर्थ पे है मेजर जनरल ऑक्टर लोनी। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्टर लोनी द्वारा जो है सबसे अच्छा कार्य किया गया, लेकिन जो मेजर जनरल मार्ले हैं इनने बहुत अच्छा नहीं अपना निभाया युद्ध में। जनरल J.S. वुड भी करा उन्होंने भी, लेकिन उतना लास्ट तक नहीं जम पाए। ठीक है, और जिलेस्पी तो मर ही गए थे। तो मेजर जनरल मार्ले की बात करें तो बिहार में जो है इनके अधीन 1000 सैनिक नियुक्त किए गए। ठीक है, 1000 सैनिक, यानी कि 1000 सैनिकों की सेना थी इनकी, मेजर जनरल मार्ले की, और सीधे नेपाल की राजधानी काठमांडू पर इनको हमला करने का आदेश दिया गया। ठीक है, यह है ना हमारा नेपाल, ये नेपाल है, यहाँ पे उत्तराखंड है, फिर ये उत्तर प्रदेश है ना, और यहाँ पे बिहार है। तो यहाँ से जो है डायरेक्ट यहाँ पे कहीं पे काठमांडू है नेपाल में। ठीक है, तो ये बिहार से डायरेक्ट जो है कनेक्शन काठमांडू में जो है युद्ध कर डायरेक्ट आक्रमण करना था, डायरेक्ट नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो ये आदेश किसको दिया गया, मेजर जनरल मार्ले को। अब है मेजर जनरल J.S. वुड। मेजर जनरल J.S. वुड इनके अधीन जो है 4000 सैनिक गोरखपुर में हमला करने के लिए नियुक्त किए गए। गोरखपुर जो है क्योंकि गोरखों ने अपने अंडर कर रखा था, इसलिए जो है यहाँ के लिए, और बहुत सारे सैनिक थे गोरखपुर में, तो यहाँ के लिए जो है 4000 सैनिक नियुक्त किए गए J.S. वुड के साथ। मेजर जनरल जिलेस्पी की बात करें तो जनरल जिलेस्पी के अधीन कितने सैनिक थे, 3500 सैनिक थे, जो कि देहरादून में तैनात किए गए थे। ठीक है, तो 3500 सैनिक जो हैं जनरल जिलेस्पी के साथ थे। आपको जो है इनके सैनिकों की संख्या याद करनी है और इनके नेम देख लेने हैं कि कौन से जनरल के अंदर कौन से कितने सैनिक जो हैं और कहाँ कहाँ पर इनको नियुक्त किया गया था। तो मेजर जनरल जिलेस्पी के बारे में हमने देख लिया देहरादून में। देहरादून का खासकर आता है कि वहाँ किसे नियुक्त किया था, मेजर जनरल जिलेस्पी को। मेजर जनरल ऑक्टर लोनी ने अच्छा कार्य किया था युद्ध में। इसके अधीन जो है 6000 सैनिक गोरखा राज्य के एकदम पश्चिमी भाग जो था वहाँ तैनात किए थे, जो सतलज और यमुना नदियों के मध्यवर्ती भाग में स्थित था। ठीक है, तो मेजर जनरल ऑक्टर के जो अंडर है ये पश्चिमी एरिया दिया गया। इनमें सबसे पहले जो है देहरादून स्थित कलुंगा के किले में हमला होना था। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमला होना था वो कहाँ होना था, देहरादून के में कलुंगा के स्थान पर होना था। कलुंगा का नाम आपने सुना होगा, कलुंगा में एक गोरखों का स्मारक भी बनाया गया है। ठीक है, जिधर युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले देहरादून स्थित कलुंगा के किले में जो है हमला होना था, जहाँ पे कितने सैनिक लोग थे गोरखा के वहाँ पे टोटल 500 सैनिक मौजूद थे, जो कि कलुंगा के किले की पहरेदारी कर रहे थे। सैनिकों का जो सेनापतित्व था गोरखों का वो बलभद्र सिंह थापा कर रहा था। ठीक है, तो गोरखा सैनिकों का जो सेनापतित्व था वो कौन था, कौन कर रहा था, बलभद्र सिंह थापा। मेजर जनरल रोलो जिलेस्पी ने कलुंगा और नाला पानी के किलों में एक साथ हमला कर दिया। अब उनको जो है एक साथ हमला नहीं करना था, एक एक करके थोड़ा सोच विचार कर उन्हें हमला करना था। किसको, मेजर जनरल रोलो जिलेस्पी को। ठीक है, तो ये जिलेस्पी ने ना बहुत दिमाग से काम नहीं लिया। फलतः गोरखा वीरों की जो खुखरियाँ थी उनकी मार से अंग्रेज सेना में जो है भगदड़ मच गई। उनकी क्योंकि गोरखे तो बहुत ज़्यादा वीर थे, खुखरी के बल पर वो पूरा युद्ध अपने अंडर कर लेते थे। तो गोरखा वीरों की खुखरियों की मार से अंग्रेजी सेना में भगदड़ मच गई। जनरल जिलेस्पी पहली ही मार में जो है हैप्पी हंटिंग ग्राउंड की तरफ चल पड़ा, भाग गया भी कह सकते हैं। उसके बाद जो है अंग्रेजी फ़ौज की ओर से नए नए तरीके काम में लाए जाने लगे। अब अंग्रेज लोग थोड़ा मतलब अच्छे तरीके से मतलब अच्छी नीति वो लोग सोच के जो है युद्ध करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। तो उसके बाद वो नए तरीके से युद्ध करने लगे। उन्होंने कलुंगा के किले पर तोपों की, अब यहाँ पे भी उन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने तोपों की बरसात कर दी। ठीक है, जो ये कलुंगा का किला था, ठीक है, वहाँ पर से तोपों की बरसात कर दी, जिससे कि उनको वित्तीय नुकसान बहुत
उठाना पड़ा, क्योंकि ताबड़तोड़ तोपों की बारिश तो ख़त्म भी तो हो रहा है ना मैटर, तो इसीलिए। और अंग्रेज जो गोरखे थे वो लोग जो है पीछे हट जा रहे थे। तो बेसिकली गोरखों से लड़ने का अनुभव अंग्रेज़ों को नहीं था कि उनसे किस तरीके से लड़ना है, तो वो अपने तरीके से बस हथियारों की हेल्प से लड़ रहे थे, लेकिन वो एक खुदकुरी के बल पे ही अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दे रहे थे। कौन? गोरखा लोग। ठीक है। गोरखों द्वारा इतना ज़बरदस्त प्रहार किए जाने की आशा भी नहीं थी। जनरल जिलेस्पी की मृत्यु के बाद अब जो है उनकी सेना प्रमुख नए नए और तरीके निकालने। अब जनरल जिलेस्पी की मृत्यु हो चुकी है और जो उनकी सेना है वो नए नए तरीके निकाल रही है युद्ध लड़ने के। कलंगा में गोरखों के 420 जवान मारे गए। कलंगा की लड़ाई में 400-500 गोरखों ने जिस बहादुरी से युद्ध करा। ठीक है। वहाँ पे गई कितनी सेना थी? 1300 समथिंग सेना गई थी, और उतनी सेना को सिर्फ 420 जो गोरखा सैनिक वहाँ मौजूद थे, 500, ठीक है। तो जो 500 वहाँ पे गोरखा सैनिक थे उन्होंने 1300-1400 फौज को अंग्रेजों की बिल्कुल हरा दिया। ठीक है। हरा क्या दिया? मतलब उनसे पूरा डट के सामना किया। अब इसके बाद होता है हमारा मेजर जनरल मार्ले और जे.एस. वुड को हम देखते हैं। तो मेजर जनरल मार्ले और जे.एस. वुड जो है इनमें भी कोई खास बुद्धिमानी नहीं दिखाई दी। जनरल मार्ले की सेना 5000। अब इन्होंने क्या कहा? पहले जनरल मार्ले की सेना में जितने भी मतलब सैनिक थे, तो जनरल मार्ले ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, 5000 और सैनिक कर दिए, जिससे कि उनकी जो सेना है वो 13000 हो गई थी। उसके बावजूद भी मार्ले को 13000 सैनिकों की शक्ति होने के बाद भी जो मार्ले थे उनको रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। काठमांडू में मात्र 4 से 8000 गोरखा सैनिकों ने मार्ले की 13000 फौज के लगभग 1000 सैनिक खुखरियों से काट डाले, तथा इसके साथ ही उनकी 2 बंदूकें भी उन्होंने छीन ली। ठीक है। गोरखे इतने चालाक और इतने तेज़ होते थे, देखिए आपने कि उन्होंने बंदूकें भी, मशीन गन्स छीन ली थी। इस प्रकार 10 फरवरी 1815 को जनरल मार्ले की फ़ौज जो है उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। क्यों? तो जनरल मार्ले की फ़ौज को शर्मिंदगी का सामना क्यों करना पड़ा? ऑब्वियसली क्योंकि गोरखे जो हैं खुखरी के दम पे ही उनकी बंदूक सब छीन छान के चल दिए, और वो कुछ भी नहीं कर पाए इतना सब होने के बाद भी। तो ब्रिटिश जनरलों में केवल मेजर जनरल डेविड ऑक्टलोनी ही एक योग्यतम सेनापति था। ठीक है। तो कौन था योग्यतम सेनापति ब्रिटिश में? मेजर जनरल और डेविड ऑक्टलोनी, ये जो है योग्यतम सेनापति थे। गोरखा अफसरों में काजी अमर सिंह थापा, उसका पुत्र रणजोड़ सिंह थापा, अंगद सरदार, हस्तीदल चौतरिया और बमशाह व चामू भंडारी जो हैं ये लोग प्रमुख हुआ करते थे। जयरखा भी इनमें से एक थे। हस्तीदल चौतरिया व सरदार जयरखा विनायक थल के मैदान में गोला लगने से मारे गए थे। ठीक है। अब जो विनायक दल में जो है गोला लगने से, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? ये लोग जो है मारे गए थे। तो कर्नल निकल्स अब यहाँ पे ये दोनों मतलब ये लोग भी जो है जो गोरखे के अच्छे सैनिक जो थे वो लोग यहाँ पे मारे गए। उसके बाद कर्नल निकल्स ने यहाँ पे जो हस्तीदल चौतरिया मारा गया ना, तो कर्नल निकल्स ने उसकी बहादुरी की बहुत प्रशंसा की कि वो बहुत बहादुरी से आखिरी दम तक लड़ता रहा। 25 अप्रैल 1815 को अल्मोड़ा में अंग्रेज़ों ने चढ़ाई कर दी। ठीक है। अब अंग्रेज कहाँ आ गए? अल्मोड़ा की तरफ बढ़ गए। तो 1815 में अल्मोड़ा में जो है अंग्रेज़ों ने चढ़ाई कर दी। 30 नवंबर 1814 को देहरादून और 24 दिसंबर को नाहन में वे पहले ही अधिकार कर चुके थे। ठीक है। 30 नवंबर 1814 को देहरादून और 24 दिसंबर को नाहन में। ठीक है। ये डेट जो है आप लोगों को बिल्कुल 1815 में अल्मोड़ा में, 30 नवंबर 1814 को देहरादून में और 24 दिसंबर को नाहन में वो अधिकार कर चुके थे।
ठीक है। तो उन्होंने अधिकार इन इन जगहों पे कब किया, इस तरह से आप लिख के जो है डेट लिख लीजिएगा। डेविड ऑक्टर, और ये जो 4 जब मतलब उसमें फ़ौज में बांटा गया ना, 4 सेनाओं में इनको बांटा गया था जब गोरखों से आंग्ल गोरखा युद्ध करके, आप टॉपिक डालिएगा आंग्ल गोरखा युद्ध, और उसके नीचे ये सारे जो है नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तभी आपको अच्छे से एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आंग्ल गोरखा युद्ध में क्या क्या हुआ, डेट वाइज जो है आप सब चीज़ लिखिएगा, आपको सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा कि कैसे उन्होंने 4 फौजों में बांटा, और देहरादून में कौन सी फौज, किसके सेनापतित्व में फौज मौजूद थी, और गोरखपुर में किसकी सेनापतित्व में थी, ठीक है। काठमांडू पर हमला करने के लिए जो डायरेक्ट राजधानी में हमला करना था, वो फौज किसके अंडर थी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको देखनी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें लिख के इनकी जो सेना थी उसमें कितने सैनिक इन्होंने रखे हुए थे, ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है। UKPSC है, पेपर अच्छा बनाता है, और कुछ भी ये दे सकता है, अजय रावत से तो पेपर बनाता ही है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे जो जनरल GLSP है, इसके बारे में पहले बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये इसके बारे में आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा कि हैप्पी हंटिंग ग्राउंड की ओर ये चला गया था, और इसने जो है कलुंगा में GLSP के उसमें नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आप छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, जिस तरह से आपको समझ में आते हैं उस तरीके से आप इन सब को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे देख लिया है कि कैसे, सॉरी गाइज यार फ़ोन आ रहा था ना, तो इसलिए डिस्टर्बेंस हो गया थोड़ा, आई एम रियली सॉरी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इन लोगों ने अधिकार कर लिया था, जो डेविड ऑक्टरलोनी है, ठीक है। यहाँ पे हैं डेविड ऑक्टरलोनी, इनके नेतृत्व में जैठक, रामगढ़ और मलाऊ के किलों में भी जो है अंग्रेज और गोरखों के मध्य भीषण संग्राम हुआ, ठीक है। इनके मध्य क्या हुआ, भीषण संग्राम हुआ। अब यहाँ पे हुआ ये कि रामगढ़, मलाऊ, ये वाला एरिया भी जो है अंग्रेज़ों ने अपने अंडर कर लिया था। ये सारे जो क्षेत्र थे अंग्रेज़ों ने सारे के सारे अपने अंडर कर लिए थे, ये सारे वाले। उसके बाद अब अल्मोड़ा को अंग्रेज़ों के चंगुल से बचाने के लिए 25 अप्रैल की रात जो चामू भंडारी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि चामू भंडारी के सेनापतित्व में गोरखों ने खुखरी लेकर तहलका मचा दिया। जो बीच में डिस्टर्बेंस हुआ ना, उसके लिए सॉरी। तो क्या हुआ कि अल्मोड़ा को अंग्रेज़ों के चंगुल से बचाने के लिए 25 अप्रैल की रात जो है चामू भंडारी के नेतृत्व में गोरखे जो हैं खुखरी लेकर इन लोगों ने तहलका मचा दिया, जिससे ब्रिटिश फौज में फिर से कोहराम मच गया। अंग्रेज सेना का नेतृत्व जो कर्नल निकल्स कर रहा था और कर्नल गार्डनर कर रहे थे, इन दोनों के सैकड़ों जवान मारे गए, ठीक है। तो ये सब जो है अधिकांश जो एरिया था ये अंग्रेज़ों ने अपने अंदर 1814-15 में कर लिया था, ठीक है। तो ये जो है अंग्रेज़ों की नीति रही थी गोरखों को हराने की या गोरखों से समझौते मानने के लिए तैयार करने की, क्योंकि अब गोरखे भी बहुत सारे मतलब उनके सैनिक जो थे अंग्रेज़ों की सेना के मुकाबले कम थे, लेकिन शक्ति ज़्यादा थी, ठीक है। भले ही अंग्रेजी सेना के मुकाबले उनके सैनिक कम थे, लेकिन शक्ति बहुत ज़्यादा थी। उनमें जो शौर्य था, बल था, शक्ति थी, वो बहुत अंग्रेज़ों से हाई लेवल पे थी। एक खुखरी के दम पे ही वो पूरे अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने। लेकिन उनकी भी सेना अब जो है कम हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने जो हाई कमान से आए हुए हथियार थे उनका यूज़ किया था। तो इसीलिए जो है अब गोरखों को संधि माननी ही थी, क्योंकि गोरखे के बहुत प्रिय सैनिक भी अच्छे सेनापति जो है मारे जा चुके थे। अंग्रेज़ों के साथ संधि। अब अंग्रेज़ों के साथ संधि जो हुई थी गोरखों की 27 अप्रैल 1815 को ई गार्डनर, बमशा, चामू भंडारी और जशमदन थापा के नेतृत्व में अंग्रेज़ों और गोरखों के मध्य संधि हुई थी। तो देखिए संधि कब हुई थी, 27 अप्रैल 1815 को हुई थी। किस किस के मध्य हुई थी, गार्डनर, बमशा, चामू भंडारी, जशमदन थापा, ठीक है। नोट्स में लिख लीजिएगा आप इसको। इनके नेतृत्व में संधि हुई थी।
तो अब इस संधि में क्या हुआ था, इस संधि में था कि जो गोरखे थे उनको कुमाऊं छोड़कर नेपाल जाना था और कुमाऊं को अंग्रेजों के सुपुर्द इन लोगों को कर देना था इस संधि के अकॉर्डिंग। अगले दिन बमशा ने जशमदन थापा को गार्डनर के पास भेजा और पत्र द्वारा ये मांग की कि जो पश्चिम भाग में अमर सिंह थापा और उसका पुत्र रणजोड़ सिंह है और जितने भी अन्य गोरखा सरदार हैं जो कि जनरल ऑक्टर लोनी के साथ युद्ध कर रहे हैं पश्चिम की साइड में, वो युद्ध को जो है रुकवा दी। ठीक है, गोरखों ने ये मांग की कि जो जनरल ऑक्टर लोनी के साथ ये लोग अमर सिंह थापा, रणजोड़ सिंह और जो गोरखा लोग युद्ध कर रहे हैं उस युद्ध को मतलब जो लड़ाई है उसको समाप्त करने का आदेश दे दिया जाए और जैठक और नाहन से सेना जो है वो वापस बुला ली जाए, अंग्रेजी सेना वापस बुला ली जाए ताकि वहाँ का युद्ध भी स्टार्ट या फिर समाप्त हो जाए। इस पत्र पर बमशा और अल्मोड़ा स्थित अन्य गोरखा सरदारों ने हस्ताक्षर करके भेजा था अंग्रेजों के पास। ठीक है, तो इसका मतलब कि गोरखे अब जो है समझौते के लिए तैयार हो गए थे। इस पर गार्डनर ने एक आदेश जारी किया और अल्मोड़ा छोड़कर भागे हुए सभी कुमाऊओं को वापस बुला लिया। ठीक है, गार्डनर ने बोला कि अब गोरखे जा चुके हैं तो सारे कुमाऊं वालों को वापस अल्मोड़ा बुला लिया। तदनुसार यानी कि उसके बाद 30 अप्रैल से गोरखों ने कुमाऊं को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, डेट याद कर लीजिएगा कब से, 30 अप्रैल से। 30 अप्रैल से जो है गोरखों ने कुमाऊं को छोड़ना स्टार्ट कर दिया और 14 मई को जो है उन्होंने झूला घाट में काली नदी को पार कर लिया था। पाली में नैथाना और गढ़वाल में लोहबागगढ़ में अभी भी अंग्रेजों की जो है चौकियां थी जिनमें लगभग 150 आदमी तैनात थे, वो सब भी खाली करा दिए गए थे। ठीक है, जहाँ जहाँ गोरखे लोग थे वो सब एरिया खाली करा दिया गया था और गार्डनर को गवर्नर जनरल के आदेश पर कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त किया गया। अब क्या हुआ, आपको पता है कि हमारा जो कुमाऊं का पहला कमिश्नर, अंग्रेज कमिश्नर कौन था, ई गार्डनर। ठीक है, यानी कि एडवर्ड गार्डनर ये थे। तो इनके आदेश पर जो है इनको कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त किया गया, ई गार्डनर को। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि अंग्रेजी ब्रिटिश शासन का पहला कमिश्नर कुमाऊं का कौन था। ठीक है, पहला कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो ई गार्डनर यानी कि एडवर्ड गार्डनर। और जो GW ट्रेल जी थे जो कि बाद में कमिश्नर बने, तो ये W ट्रेल जो हैं ये गार्डनर के सहायक थे। यह सब होने पर भी 4 मार्च 1816, ठीक है, इतना सब कुछ हो गया था, गोरखे जा चुके थे, लेकिन जो संधि है उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई थी। ठीक है, उन्होंने संधि तो कर ली थी लेकिन पुष्टि उसकी अभी तक नहीं हो पाई थी, जो वहाँ से प्रधानमंत्री करता है वो पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई थी। नेपाल दरबार में जो थापा दल था उसने इस संधि की पुष्टि करने से जो है इनकार कर दिया था। जो नेपाल में जो थापा, वहाँ भी दल होते थे ना, सेना होती थी, उनके दल बने होते थे, तो इस तरीके से सारे लोग जो है सलाम मशवरा करके ही कोई काम करा करते थे। तो जो थापा दल था उसने संधि की पुष्टि करने से मना कर दिया। तो बमशा जो कि शांति और संधि चाहता था, यहाँ पे जो बमशा था ये जो है शांति चाहता था, तो उसको ये कहना पड़ा कि यदि संधि पत्र खसियों के हाथ में यानी कि थापा दल के हाथ में पड़ गया तो वो जो है वास्तविक शांति की स्थापना नहीं होने देंगे और भी जो राजा के पक्षधर के अलावा स्वयं उसे भी जो है मौत के घाट उतार देंगे। ठीक है, किसको, जो वो था बमशा, क्योंकि बमशा क्या चाहता था, शांति चाहता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, राजा के पक्षधरों के अलावा उसको भी जो है मौत के उसमें वो कर देंगे, मौत दे देंगे। तो ये सब चीज़ें उसने कही। अस्तु बनारस से स्वर्गीय राजा रण बहादुर शाह के जो गुरु हैं गजराज मिश्र, उनको काठमांडू बुलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे गजराज मिश्र जी जब आए तो उन्होंने 2 दिसंबर 1815 को लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रेडशॉ के साथ संधि की। किसने, गजराज मिश्र ने, क्योंकि गुरु की बात कोई नहीं टाल सकता है। तो फाइनली गुरु को बुलाया गया और गुरु गजराज मिश्र जो थे उन्होंने 2 दिसंबर 1815 को कर्नल ब्रेडशॉ के साथ संधि की, जिसके अनुसार सारा तराई का जो प्रांत है, काली के जो पश्चिम का समूचा पहाड़ी प्रदेश है और मंची नदी के पूर्व का भाग है, वो ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली जो फाइनली पुष्टि हुई वो कब हुई संधि की, तो आप लिखिए
कि अंग्रेज गोरखा की जो संधि थी इसका नाम था सिंगौली की संधि। ठीक है, तो सिंगौली की संधि कब हुई, फाइनल पुष्टि इसको कब मिली थी, तो 2 दिसंबर 1815 को। और संधि हुई कब थी वाला आएगा, तो इसमें जो पहले 1815 में जो हमने पढ़ा था वो। ठीक है, तो उसके बाद काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट, मतलब जो ये संधि हुई थी, संधि के अकॉर्डिंग क्या था, इस संधि के अकॉर्डिंग जो है काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति भी करनी थी। ठीक है, तो वो करने पे भी सहमति हो गई थी, लेकिन शीघ्र ही नेपाल में दलबंदी प्रारंभ हो गई और जो थापा दल था उसने संधि के बजाय युद्ध करने के पक्ष में वो था थापा दल। यद्यपि गोरखाली प्रतिनिधि बरपरसा और मकवानपुर, बीजीपुर तथा महोत्तरी, सबोतरी या मोरंग, इनको छोड़कर जो शेष तराई का भाग था ये अंग्रेज़ों को हस्तगत करने के लिए राजी हो गया था। लेकिन जो काठमांडू में अंग्रेज रेजिमेंट रखी गई थी ना, जो अंग्रेज़ों ने कहा था कि ब्रिटिश रेजिमेंट एक काठमांडू नेपाल की राजधानी में भी होगी, उसके लिए वो राजी नहीं था। तो यही नहीं, अमर सिंह थापा तुरंत युद्ध भी करना चाहता था और युद्ध करने के लिए जो है सब कुछ तैयारी भी हो गई थी। ठीक है, तो नेपाल नरेश की ओर से प्रधानमंत्री भीमसेन थापा ने संधि की पुष्टि करने से भी इनकार कर दिया। तो इस तरह से जो है 1816 में गजराज मिश्र के माध्यम से गोरखों ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब गजराज मिश्र के ही माध्यम से फिर से जो है युद्ध की घोषणा कर दी, तो अभी भी इन्होंने संधि की पुष्टि करने से फिर से इनकार कर दिया है। तो अंग्रेजी फौज जो है वो पहले से ही तैयार थी, अतः जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने नेतृत्व में 10 फरवरी को ब्रिटिश फौज ने चेरिया घाट के दर्रे से नेपाल की घाटी की ओर प्रस्थान कर दिया। अब डेविड ऑक्टरलोनी की नेतृत्व में जो है ब्रिटिश सेना जो है चल दी युद्ध के लिए, लेकिन युद्ध होने के ही दिन जो है कर्नल निकल्स को शीतपुर से डोटी हमला करने का हुक्म भी हो गया था। तो गार्डनर को राजनीतिक एजेंट के रूप में फौज के साथ साथ चलना था, ई गार्डनर को, क्योंकि वो कमिश्नर नियुक्त हुए थे तो उनको सिर्फ एजेंट के रूप में चलना था। ट्रेल को कुमाऊं के कमिश्नर का प्रभार सौंपा गया था। तभी ऑक्टरलोनी की ओर से यह समाचार प्रसारित किया गया कि जो नेपाल दरबार है उसने 2 दिसंबर को संधि की पुष्टि कर दी। ठीक है, वो 2 दिसंबर 1815 वाली जो डेट है उसको जो है संधि की पुष्टि कर दी थी। ठीक है, मकवानपुर में गोरखालियों की पराजय तथा दोनों ओर की जनहानि के कारण यह संधि मतलब क्योंकि मकवानपुर और गोरखालियों की बहुत ज़्यादा जनहानि हुई थी, बहुत से उनके प्रिय लोग भी मरे थे, बहुत से सैनिक उनके मरे थे, क्योंकि गोरखा सैनिक इतनी ज़्यादा संख्या थी नहीं उनकी जितने उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है कारण जो है उन लोगों ने फाइनली संधि करने का निर्णय ले लिया। हो सकता है थापा को जी को मना लिया होगा नेपालियों ने, तो इस तरह से जो है संधि की पुष्टि कर दी गई थी। तो जो ये संधि है इसके फलस्वरूप जो है कुछ शर्तें रखी गई थी 2 दिसंबर 1815 में। ये शर्तें हैं, ठीक है, ये शर्तें आपको जो हैं बहुत अच्छे से याद करनी है क्योंकि यही शर्तों से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो 2 दिसंबर 1815 में गजराज मिश्र द्वारा की गई संधि की नेपाल नरेश ने 4 मार्च 1916 में पुष्टि की गई। ठीक है, ये देखिए 2 दिसंबर को गजराज मिश्र ने जो संधि की थी उसकी पुष्टि 4 मार्च 1816 है यहाँ पे। ठीक है, ये 1916 नहीं 1816 है, सॉरी। फिर है दोनों ओर से जो है युद्ध बंदी की अंतिम घोषणा की गई। युद्ध बंद हुआ। पूर्व संधि के फलस्वरूप तराई का जो प्रदेश अंग्रेजों को सौंपा गया था उसे फिर से नेपाल को लौटा दिया गया। ठीक है, और इस प्रांत में गोरखा सरदारों की अपनी जो निजी जागीरें थी जिनमें मेल मिलाप रखना कंपनी सरकार के लिए भी आवश्यक था, तो वो भी जो है उनके सुपुर्द कर दिया गया। अवध की जो सीमा पर स्थित भूभाग अवध के नवाब को दे दिया गया। मंची और तिस्ता नदियों के मध्य छोटी सी पट्टी सिक्किम के राजा को दी गई। ठीक है, मंची और तिस्ता नदियों के बीच सिक्किम वाला एरिया है ना, तो वो वाला जो है सिक्किम के राजा को दे दिया गया। यह सब व्यवस्था ई गार्डनर की देखरेख में हुई क्योंकि पहला कमिश्नर वही था कुमाऊं का। नेपाल में सबसे पहला ब्रिटिश रेजिमेंट जो है बनाया गया। टिंकर और छांगरू नेपाल को हस्तगत कर दिए गए। नाभी व कुटी ब्रिटिश ब्यास में मिला दिए गए। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है उस समय हुई। तो
तो वहाँ पर ध्यातव्य है कि अंग्रेज़ों ने अल्मोड़ा में अधिकार करने से पहले गोरखों को तरह तरह के आश्वासन और लालच दिए थे, लेकिन जो गोरखे थे, मैंने बताया, अपनी शक्ति पर उन्हें पूरा विश्वास था, तो उन्होंने कोई भी लालच में वो नहीं आए। युद्ध की नीति से वो जो है लड़ना चाहते थे। जब तक हम में दम है हम लड़ेंगे अपने लिए, लेकिन हम ऐसे फ्री में किसी को समझौते के तौर पर नहीं देंगे, ऐसा जो है गोरखों का सोचना था। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये युद्ध हुआ 1815 का, आंग्ल गोरखा युद्ध इसे कहा गया। ठीक है, इस प्रकार गोरखों तथा अंग्रेजों के मध्य हुई उपरोक्त संधि को सिंगौली संधि कहा जाता है। ये जो संधि है इसका नाम क्या है? गोरखों के और अंग्रेजों के मध्य हुई संधि का नाम है सिंगौली संधि। सिंगौली संधि इज़ द फेमस वर्ड इन उत्तराखंड हिस्ट्री। ठीक है, तो सिंगौली संधि जो है ये हुई थी, जिसके अनुसार 4 मार्च 1816 को जो है इसकी पुष्टि की गई। कुमाऊं और गढ़वाल में अंग्रेजी सरकार की स्थापना हुई इसी सिंगौली संधि के माध्यम से। सिंगौली संधि के अनुसार जहां नेपाल सरकार ने एक ब्रिटिश रेजिमेंट जो है काठमांडू में रखना स्वीकार किया, तो ये भी जो है सिंगौली संधि में था। वहीं अंग्रेज़ों ने भी गोरखा सैनिकों की बहादुरी से प्रभावित होकर उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती करना स्वीकार किया इस संधि के तहत, कि जो गोरखा सैनिक होंगे उसको हम अपनी ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करेंगे। ठीक है, यानी कि उनको जॉब देंगे। फिर है अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच जो युद्ध है, इसका जो है विवरण मूरक्राफ्ट की तिब्बत यात्रा में भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो मूरक्राफ्ट एक तिब्बती यात्री था जो कि वहाँ से यहाँ आया था। उसने आंखों देखा ये तिब्बत आंग्ल युद्ध, उसने आंखों देखा वर्णन जो है उसने अपनी यात्रा में किया है, जो कि परिशिष्ट 2 अभी मतलब बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो ये जो है पूरा अंग्रेज़ों का गोरखों के साथ युद्ध था। इसमें अभी कोई कोई चीज़ें ऐसी होंगी जो इम्पोर्टेंट होंगी, जानने योग्य होंगी, वो भी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर भी थोड़ा ये लंबा हो गया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स छोड़ दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।